हेलो स्टूडेंट, हमने उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का जो आपका पेपर पैटर्न है उस पर जो सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र है। आज का हमारा प्रश्न पत्र 40 नंबर का होगा, जिसमें आपका 30 नंबर की जीएस और कंप्यूटर होगा और 10 नंबर का रीजनिंग है। जो यूके ट्रिपल एससी पैटर्न को अपनाया हुआ है उस पैटर्न पर हमने इस पेपर को तैयार किया है और जितनी तरीके से वो क्वेश्चन बनाता है उतनी तरीके से क्वेश्चन बनाने के प्रयास किए हैं। इस पैटर्न से आप बहुत हद तक उत्तराखंड जो आपका यूके ट्रिपल एससी है उसके आपके स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं कि किस तरीके की रणनीति आपको तैयार करनी पड़ेगी इसका पेपर निकालने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ उसे यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। कि हमने पढ़ाई तो कर दी है लेकिन वहां पर फंस जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों में हल्के हल्के डाउट्स के कारण हमारे 5-6 नंबर आपके 5-6 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, उससे हम मेरिट से बाहर हो जा रहे हैं। उन सारी चीजों को समझने के लिए आपको एक बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप इस पे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये पेपर सीरीज कैसी लग रही है। एक छोटा सा कमेंट आप जरूर कर दिया करें कि आपको, या कहीं पर आपके सजेशन होते हैं तो वो भी आप कमेंट्स पे डाल दिया करें, तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको पता है पश्चिमी घाट भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में स्थित आपकी पर्वत श्रृंखला है, जो भारत के तटवर्ती मैदान और पश्चिम तटीय मैदान और दक्कन के पठार के बीच बनी हुई है। तो पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला इसका नाम है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी तट है ना, ये भारत के सबसे बड़े वर्षावन और सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है, जहां पर आपके सबसे ज्यादा स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भारत के दो प्रमुख हॉट स्पॉट, नॉर्थ ईस्ट और पश्चिमी घाट, उनमें से भी एक है। दो प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, वैसे तो पूरे इंडो वर्मा क्षेत्र में 4 हैं, परंतु इंडिया के प्रमुख 2 ही हॉट स्पॉट हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट बोला जाता है जिनको। वो एक पश्चिमी घाटी है, ये देश का सबसे ज्यादा आपका जैव विविधता, जहां जीवन की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, पश्चिमी घाटी है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी डोडा बेटा है, डोडा बेटा नहीं है, अनाईमुदी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, ना कि डोडा बेटा। तो इसका सही आंसर ये हो गया, क्योंकि ये गलत है जो पूछ रहा है वो। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक ऊंचा होता है। उत्तर से यहां पर जो ऊंचाई है ये बढ़ती जाती है नीचे की तरफ जाने में, पश्चिमी घाट दक्षिण की तरफ ज्यादा ऊंचा हो जाता है, तो ये भी इसका सही है। तो ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। दूसरा, भारत ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में होता है। देखो पहला कथन क्या कहा, भारत एक उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय तो है, मानसूनी जलवायु भी है भारत की, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव। ग्रीष्म काल मतलब जब आपका जून में चरमोत्कर्ष पर हमारे यहाँ सूर्य पहुंच जाता है कर्क रेखा में, तो यहाँ उच्च ताप के कारण वायुदाब घट जाता है, जिसके कारण दक्षिण से हवाएं उत्तर की ओर चलने लगती हैं। लेकिन आपको पता है कि जब उत्तर की ओर हवाएं चलती हैं तो कोरियोलिसिस बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो आपका कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है, उससे हवाएं दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये भारत में यहां सीधे दक्षिण से आने के बजाय ये थोड़ा ऐसी हो जाती हैं, जिसे हम दक्षिण, ये तो दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में रहता है, ये भी सही है। इसके प्रभाव में रहता है, इसीलिए मानसूनी जलवायु का देश है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा आपको पढ़ते हुए समझ बनानी बहुत जरूरी है, समझ नहीं बनाएंगे तो थोड़ा फंस जाएगा मामला। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से रिजर्वों को उनके स्थानों को मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। टाइगर रिजर्व, सरिस्का कहाँ है? टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, नागरहोल कर्नाटका में है, नावदफा अरुणाचल में है। तो क्या हो गया, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि इसका बी सही आंसर हो गया मिलान करने पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये आपकी नहरें दी हुई हैं। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर आपका गंडक नदी पर है, बिहार में चंपारण जिले में, बिल्कुल सही आंसर है। एडम्स नहर आपका दामोदर नदी पर है, झारखंड में। इसमें जो आपका डीबीसी, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, उसमें बनाई गई है एडम्स नहर, जो पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है।
इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदी के संगम पर, जिसे हम हरी के बैराज बोलते हैं, वहां से उद्गमित होती है कपूरथला में। जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना महानदी पर नहीं है, जायकवाड़ी है गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ओपन इकोनॉमी की व्यवस्था नहीं। इस अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से संबंध होता है, यानी कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी होती है। तो बिल्कुल सही आंसर है, सिर्फ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था को अवास्तविक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उसमें पता ही नहीं चलता कि हम किस गति से चल रहे हैं। जब दुनिया के साथ चलते हैं तब हमें पता चलता है कि अदर जगहों पर क्या हो रहा है, हम क्या ले रहे हैं, औरों को हम क्या दे सकते हैं। तो इसीलिए एक वास्तविक अर्थव्यवस्था कहा जाता है आपके ओपन इकोनॉमी को। इस अर्थव्यवस्था पर दूसरी अर्थव्यवस्थाओं का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा, सकारात्मक भी पड़ेगा। अमेरिका ग्रोथ करेगा तो भारत में भी ग्रोथ दिखेगी। अमेरिका बर्बाद हो जाए, कल अमेरिका में महामंदी आ जाए तो इंडिया में आवश्यक रूप से महामंदी आ जाएगी। हजारों आपका डॉलर का क्या बोलते हैं, अरबों डॉलर का व्यापार अमेरिका के साथ करता है, निर्यात करता है भारत। अगर मान लो अमेरिका ने कल निर्यात बंद कर दिया तो अरबों डॉलर की जो इंडस्ट्री और रोजगार है वो बर्बाद हो जाएगा भारत में। तो उससे यहां भी मंदी आ जाएगी, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो अर्थव्यवस्था को नकारात्मक प्रभाव हो, सकारात्मक दोनों पड़ते हैं। तो ये इसका गलत है। तो स्टेटमेंट दो सही है, केवल एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? आयाम, एक तो मानव विकास सूचकांक का सूचकांक है, एक आयाम। सूचकांक और आयाम लगभग एक जैसे होते हैं। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन में जो हमारा क्या है, जीवन स्वास्थ्य स्तर और उसके कारण हमारी जीवन जीने की जो औसत आयु होती है, जीवन प्रत्याशा, वो तो है ही। ज्ञान, ज्ञान मतलब शिक्षा सूचकांक, हमारा ज्ञान आधारित, क्योंकि यहां शिक्षा का मतलब लिटरेसी नहीं है, साक्षरता नहीं है, बल्कि यहां पर शिक्षा का मतलब आपका प्राथमिक में नॉमिनेशन से मतलब नामांकन कराने से लेकर हायर स्टडी तक की जो व्यवस्था है, कहां पर कितना आपका स्तर सुधरा है, उच्च शिक्षा में कितने हैं, माध्यमिक में कितने हैं, तो कितने लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, उस आधार पर होता है। तो ज्ञान भी है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से ही क्या होता है, लाइफ स्टैंडर्ड सेट होता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय से हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, और प्रति व्यक्ति आय ही हमारे यहाँ जीवन जीने का एक आधार है कि जितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी जीवन का स्तर उतना ही बेहतर होगा। ये भी है। सामाजिक स्थिति नहीं है। सामाजिक स्थिति में आपका जैसे जातीय है या वो भेदभाव है, इस तरीके की चीजों को उसमें नहीं लिया जाता है। ये तीन चीजें हैं, ये इसका सही आंसर होगा, सामाजिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। अब आप बहुत बार सुनते होंगे, गरीबी की जगह क्या किया जा रहा है, बहुआयामी गरीबी। पहले तक क्या मान लिया जाता था, पहले तक ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तो वो गरीब है। लेकिन अब गरीबी का मतलब बहुआयामी, इसमें 10 आयाम जोड़ दिए गए हैं कि वो व्यक्ति भोजन, स्वास्थ्य, वस्त्र, शिक्षा, आपके उसके अलावा आवास, पेयजल, विद्युत, इन सारी 10 जो मूलभूत सुविधाएं एक आवश्यक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, क्या इनको सही तरीके से प्राप्त कर पा रहा है या नहीं, इसके आधार पर गरीबी तय करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। अब देश के मानव विकास सूचकांक में भी बहुआयामी गरीबी को दर्शाया जाता है, राज्य भी कर रहा है। तो बहुआयामी गरीबी अब आपका गरीबी मापने का एक बहुत बढ़िया तरीका बन गया। इसमें 10 आयाम है, यूएनडीपी ने कितने आयाम फिक्स करे हैं, 10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ था। आयात निर्यात बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए 1982। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मतलब जो लघु उद्योगों के लिए 1990 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। तो ये भी सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, 1 2 4 3, इसका सही आंसर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, पहले वाले विकल्प में आ गया है 1 2 4 3। कौन सा वाला, ये वाला। अगला क्वेश्चन है,
भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर किसे चुना गया है? 43वां जो यूनेस्को आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में बनी है वो बनी है मोईदम। तो मोईदम ये असम में है, आपको पता होगा असम का जो स्थानीय अहोम राजवंश है, बहुत लंबे समय तक अहोम राजवंश का शासन रहा है। तो उस अहोम राजवंश के आपके जो अवशेष हैं यहाँ पर, जो उन्होंने आपके क्रियाकलाप करे, जो उन्होंने इमारतें वगैरह बनाई, तो उनके अवशेषों को आपका मोईदम कहा जाता है। इस बार आपका 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया है। आपको पता है भारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दुनिया में बहुत समृद्ध राष्ट्रों में से एक है, 6ठे नंबर पर है। टोटल जितनी भी आपके दुनिया में है उसमें पहले नंबर पर जिसके पास सबसे ज्यादा साइट्स हैं वो आपको पता है इटली होगा। ठीक है, इटली के पास सबसे ज्यादा साइट है। भारत इस मामले में 6ठे स्थान पर आता है। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? मतलब विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत को 2024 में स्थान मिला है 105वां। पिछली बार की अपेक्षा भारत की स्थिति इस बार थोड़ा बहुत सुधरी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। देखो 105, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। उसके बाद भी हमारा देश भुखमरी के मामले में दुनिया के 105वें नंबर पर है। तो ये बहुत खराब स्थिति है गरीबी की हमारे देश में, भुखमरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नवनियुक्त कैग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कैग की नियुक्ति होनी है। के संजय मूर्ति भारत के कैग नियुक्त हुए हैं, सही है। यह हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के। ठीक है, 1988 बैच के। यह कैग गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। अभी जो वर्तमान कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति होगी। तो तीनों सही है, सभी सही है, 1, 2 और 3, 3 के 3 स्टेटमेंट सही है। मुद्रा अपस्फीति, ये मुद्रा है। मुद्रा अपस्फीति एक स्थिति है। मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज 10 रुपए की आ रही है, मान लो 1 किलो आलू 10 रुपए के आ रहे थे, ये सामान्य स्थिति है। अब उसी 1 किलो आलू को खरीदने के लिए आपको 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये मान के चल लो कि आलू तो 1 किलो का 1 किलो ही रहा, रुपया क्या हो गया, 10 रुपए की जगह 15 लगने लग गया। आलू की वैल्यू नहीं गिरी, मुद्रा की वैल्यू गिरी, यानी कि 10 की जगह 15 लग रहे हैं। तो ये हो गई मुद्रा स्फीति, यानी कि जब मुद्रा की वैल्यू गिरती है तो उसे मुद्रा स्फीति बोला जाता है। मुद्रा अविस्फीति इसकी ठीक उल्टी स्थिति है। मान लो आपने 1 किलो आलू 10 रुपए का लिया, और अगर ये आलू 1 किलो आलू 5 रुपए का आने लग जाए तो रुपए की वैल्यू नहीं गिरी, बल्कि आलू की वैल्यू गिर गई, या रुपए की वैल्यू बढ़ गई, एक ही बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम महंगाई कम होती है तो इसे हम अपस्फीति बोलते हैं। एक हद के बाद अपस्फीति भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, वस्तुओं का दाम बहुत तेजी से गिरने लगता है और उसके कारण आपकी बर्बादी ज्यादा होती है। किसान या उत्पादकों को इसमें बड़ा लॉस उठाना पड़ता है और एक तरीके से मंदी का कारण भी बन जाता है। स्फीति भी और अविस्फीति भी, बीच की स्थिति ठीक है कि एक तरीके से महंगाई भी नियंत्रित रहे और एक तरीके से आपका जो वस्तुओं के रेट बहुत ज्यादा गिर जाते हैं वो भी नियंत्रित रहे। बहुत गिरने से भी क्या होगा, मान लो गेहूं 2 रुपया किलो कर दिया जाए तो किसान को क्या मिलेगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा ना पूरा, उस इंडस्ट्री से हट ही जाएगा, फिर वो उत्पादक ही हट जाएगा उससे बर्बादी के कारण, फिर वो पैदा करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए अपस्फीति भी ठीक नहीं होती है। तो अपस्फीति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे कम मुद्रा में ज्यादा चीजें खरीदी जा सकेंगी। कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है? आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना, बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करता है। उसमें जो भी मौद्रिक आपकी डिस्प्यूट होते हैं या उनमें मौद्रिक रूप में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसे सही करता है। अंतरराष्ट्रीय विनिमय दरें स्थिर बनाए रखना, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सचेंज के लिए दरें, मतलब हम कोई चीज किसी देश से खरीद रहे हैं, मुद्रा का लेन देन कर रहे हैं, वो हमसे कर रहा है, तो उनकी विनिमय दरों को नियंत्रित करना ताकि कोई भी देश मनमानी ना कर सके। मान लो अमेरिका है, अमेरिका ने कहा कि क्या यही चीज हमारे पास ही है और उसके लिए डॉलर ही चाहिए, फिर भारत को पहले डॉलर खरीदना पड़ता है, उसका मनमानी तरीके से मूल्य बढ़ाता है, ऐसा नहीं कर सकता। आईएमएफ उस पर नियंत्रण करता है। निर्धन राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध कराना, ये काम नहीं है, ये सदस्य राष्ट्रों को ही ऋण देगा, निर्धन राष्ट्रों से इसका कोई लेना देना नहीं। सदस्य राष्ट्र अगर निर्धन है तो दे सकता है, लेकिन निर्धन राष्ट्रों को नहीं। निर्धन राष्ट्रों को ऋण देने के लिए आईबीआरडी है,
इंटरनेशनल बैंक फॉर आपका रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्व बैंक, उसका काम है। विश्व बैंक निर्धन और जो अर्थव्यवस्थाएं आपके कमजोर हैं उन्हें आपका कम मूल्य, मतलब ब्याज दर ना के बराबर होती है, 0.75 ब्याज दर होती है, उस पर ऋण उपलब्ध कराता है, वो भी दीर्घकाल 20-20, 25-25 साल, 15 साल से ऊपर के लिए। ठीक है, वो IMF का काम नहीं है। तंबाकू की खेती के संबंध में कौन से कथन सही है? भारत में तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, बिल्कुल सही आंसर है। तंबाकू, प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, ये सब पुर्तगालियों की देन है भारत में। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। ठीक है, उत्पादन मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है? नहीं, गुजरात कर रहा है। आंध्र प्रदेश से दुगना करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश दूसरे में है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कोयले की 4 किस्में पाई जाती हैं, बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये कार्बन की मात्रा के आधार पर होता है, क्योंकि कोयले में जितना अधिक कार्बन होगा वो जलते समय उतना ही अच्छा जलेगा, उसकी फ्लेम उतनी ही ज्यादा आपका तापवर्धक होगी, ज्यादा ताप देने वाली होगी और पोल्यूशन कम करेगा, जितना अच्छा क्वालिटी का कोयला होगा। ठीक है, तो एंथ्रेसाइड में माना जाता है कि 72 से 80% तक क्या होता है, कार्बन होता है। उसके बाद आता है कौन, बिट्यूमिनस कोयला। बिट्यूमिनस में कहा जाता है कि 65 से 70% तक कार्बन होता है, दूसरे नंबर पर वो है। उसके बाद लिग्नाइट में 55 से 65% आपका कार्बन माना जाता है। लिग्नाइट, जिसे हम आपका भूरा कोयला भी बोलते हैं, भारत में कम है, 2% है लिग्नाइट। और पीट कोयला, ये सबसे खराब कोयला है, 40% तक होता है, मतलब अजली लकड़ी की तरह धुआं फेंकता है। ये सबसे घटिया कोयला है, ये सबसे अच्छा कोयला है, कोयले के कार्बन की मात्रा के या उसके ईंधन के रूप में जलाए जाने की मात्रा के आधार पर। कोंकण रेलवे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कोंकण रेलवे भारत की सबसे आधुनिक, भारत की सबसे जानी मानी आपकी इंजीनियरिंग का उदाहरण माना जाता है। यह महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर के गुजरता है। इसमें बहुत सारे पुल और बहुत सारी सुरंगें हैं पश्चिमी घाट के पहाड़ी से गुजरने के दौरान। इस रेल मार्ग का विस्तार 4 राज्यों में, 4 में नहीं है। ये महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होगा, गोवा होते हुए कर्नाटक तक जाएगा। तो 3 राज्य, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, 3 राज्यों से होकर के गुजरेगा, ना कि 4। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइबों की जनसंख्या, परसेंट नहीं, टोटल आबादी में परसेंट नहीं, बल्कि टोटल जनसंख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का लगभग 21% आपका टोटल आबादी का क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी कि ST है, जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है? राज्यसभा के पास राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, दोनों को बराबर की शक्ति है, तो उसमें कोई विशेष नहीं है। साधारण विधेयक पारित करना, साधारण विधेयक में भी दोनों को बराबर शक्ति है। आपको पता है साधारण विधेयक में राज्यसभा में भी वही बहुमत और लोकसभा में भी, तो ये भी नहीं हो सकता। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 249 के तहत किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके 1 वर्ष के लिए राज्यसभा उसमें कानून बना सकती है। ये विशेषाधिकार है राज्यसभा का, जो आपका लोकसभा को प्राप्त नहीं है। वित्त विधेयक पर विचार करना, ये तो है ही नहीं इसका। वित्त विधेयक पर विचार करना तो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है धन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर किसका? लोकसभा का, ना कि इसका। संविधान सभा का गठन किसने निर्धारित किया था? भारत में संविधान सभा का गठन निर्धारित किया किसने? कैबिनेट मिशन ने। अंतिम रूप से इसी ने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण कर लिया जाए। निम्नलिखित में से किन विषयों पर संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत से के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती? भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की है। साधारण बहुमत से, मतलब जितने भी आपके क्या हैं उपस्थित सदस्य हैं उनके आधे को हम साधारण बहुमत बोलते हैं, या फिर विशेष बहुमत, जो आपके सदन है उसके उपस्थित सदस्यों का 2/3 को हम विशेष बोलते हैं। और इसके साथ, विशेष के साथ आपके क्या, जो
आधे से अधिक, मतलब हमारे यहाँ जो 28 विधानसभाएं हैं उनमें से कम 15 विधानसभाओं का समर्थन भी होना चाहिए कम से कम। तो ऐसे कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत कठिन है परिवर्तित करने, उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। तो इनमें से आवश्यकता किसमें होती है? देखो 7वीं अनुसूची इसमें जरूर होगी, क्योंकि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में। अब केंद्र कैसे राज्यों से पूछे बगैर ही उन पर अतिक्रमण कर लेगा, इसलिए वहां संशोधन करना होगा, तो इसकी आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, इसीलिए राज्यसभा जितना अधिकार आपका केंद्र का है उतना ही राज्यों का है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इसको भी संशोधित करना है, तो विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए राज्य से नहीं पूछना पड़ता है, इसीलिए यहां केवल विशेष आपका बहुमत चाहिए होगा, आधे से अधिक राज्य। नागरिकता में भी संशोधन के लिए संसद ही कर सकती है, राज्यों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नागरिकता भारत सरकार का विषय है, राज्य का नहीं। वो एकल नागरिकता है, भारतीय है, और वो क्या होगी वो केंद्र तय करेगा, राज्यों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो केवल 1 और 2 की आवश्यकता होगी और अन्य की नहीं, 2 आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति द्वारा कौन सा मॉडल सुझाया गया था? देखो पहली जो समिति बनी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत सुझाया था। लेकिन 1977 में जब आपकी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें सौंपी गई, तो उसने कहा था 3 स्तर पर नहीं, पंचायती राज 2 स्तरीय होना चाहिए, जिला और प्रखंड स्तर इन्होंने सुझाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये कुछ भारत के ऐतिहासिक साम्राज्य हैं, उनकी राजधानी है। चालुक्य की राजधानी वातापी के चालुक्य बोलते हैं इनको, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, अनिलवाड़ के चालुक्य 3-4 हुए हैं। वातापी के चालुक्य, ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और दूसरा होयसल राजवंश की राजधानी थी ये आपका द्वार समुद्र। राष्ट्रकूटों की मान्यकेत थी और काकतीय वंश की वारंगल थी। तो इसमें 1 का क्या आया 2, बी का क्या आया 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3 इसका सही आंसर होगा 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 पहले ही विकल्प में है, इसमें देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने शिक्षा की वर्धा योजना किस वर्ष प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने शिक्षा की वर्धा योजना किस वर्ष प्रस्तुत की थी? शिक्षा की वर्धा योजना 1900, आपको पता होगा कि 1931 में जब आपका 1930 में जब महात्मा गांधी ने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के दिन दांडी मार्च हुआ था। तो दांडी मार्च के दिन ही महात्मा गांधी ने शपथ उठाई थी कि मैं अपने साबरमती आश्रम तभी आऊंगा जब देश स्वतंत्र होगा। तो उसके बाद आए नहीं, तो उनका लगभग भारत की आजादी तक जो पूरा आपका प्रोग्राम चला, वो चला था आपका वर्धा से। वर्धा जो आपका उनका महाराष्ट्र में वर्धा जो सेंटर है, केंद्र है, आश्रम है, वहीं से वो चलाते रहे। तो वर्धा उनका एक तरीके से निवास हो गया था। तो वर्धा से 1937 में उन्होंने भारतीय शिक्षा कैसी हो इस पर अपने पत्र हरिजन में लगातार लेख लिखे, जिसे शिक्षा की वर्धा योजना कहा गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की बात हुई थी, प्राथमिक माध्यमिक तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किए जाने की बात की गई थी। तो उसे हम शिक्षा की वर्धा योजना बोलते हैं। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र हरिजन से इसे प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये संगठन है तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित की थी। ये भारत में आपके स्थापित होने वाली पहली जो आपकी राजनीतिक संगठन थे, जमींदारी एसोसिएशन वगैरह, उनके साथ ही स्थापित हुआ था। राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम, बिल्कुल सही है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम ने की थी। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ये भी बिल्कुल सही है। भारत सेवक समाज, बहराम जी मालावारी, ये गलत है। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। कहा? मुंबई में। कहां की थी? मुंबई, ठीक है। तो इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी?
बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्यों की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करने वाला अमात्य पुष्यमित्र शुंग। अमात्य का मतलब सबसे प्रमुख जो आपके क्या होते थे मौर्य काल में, आपके अधिकारी होते थे, उन्हें अमात्य कहा जाता था। या जो 18 मौर्यकालीन सबसे ज्यादा आपके पावरफुल जो अमात्य होते थे उन्हें तीर्थ भी कहा गया मौर्य काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर में 1 गीगाहर्ट्ज का अर्थ क्या होता है? जो क्लॉक दर होती है उसमें 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि 1 बिलियन साइकिल 1 सेकंड में हो तो उसे 1 गीगाहर्ट्ज कहा जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। अगला, कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं, यूनिवर्सल आपका पोर्ट जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे बोलते हैं, उससे माउस जोड़ा जा सकता है। यूनिवर्सल इसीलिए क्योंकि उससे अधिकतर आपके डिवाइसेस जुड़ जाती हैं, प्रिंटर भी जुड़ जाता है, पेन ड्राइव भी जुड़ जाता है। हार्ड डिस्क आपको पता है कि मदरबोर्ड में लगती है, एक्सटर्नल तो लग जाती है, परंतु हार्ड डिस्क जो मुख्य होती है वो आपका मदरबोर्ड में जो स्लॉट बना होता है उसमें लगती है। तो ये आपका डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर हैंग होने पर रीसेट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो कीबोर्ड में हमारे पास एक कमांड होती है, यदि कंप्यूटर हैंग हो जाए, रुक जाए, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, ठीक है, ऐसे में हम अगर कंप्यूटर को रीसेट करना चाहते हैं तो एक कमांड होती है कंट्रोल ऑल्ट और डेल को अगर एक साथ दबाओगे तो कंप्यूटर पुनः रीसेट होकर के अपनी स्थिति में पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब जो हमें आपके बैकअप आदि प्रदान करते हैं, तो इसमें जो बैकअप प्रोग्राम है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर आपका लिखने के लिए विशेष बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। पेज मेकर आपका पेज की मेकिंग करने के लिए बनाया गया, डाटा प्रेजेंटेशन आदि के लिए, तो ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। आईओएस आपका आईफोन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए बनाया गया, ये एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ये दोनों एप्लीकेशन होंगे, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी के जो नाम है उसमें आपका रिंग टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। लाइन टोपोलॉजी नहीं होती है, बल्कि लाइन टोपोलॉजी ऐसा कौन होता है? बस टोपोलॉजी, जिसमें आप देखोगे कंप्यूटर को ऐसे जोड़ा गया होता है, ये आपका नोड ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे। रिंग टोपोलॉजी में ऐसे जुड़े होते हैं नोड, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में कई आपके नोड होते हैं, ऐसे ऐसे करके इनको जोड़ा गया होता है, बहुत सारे आपके नोडों को आपस में ऐसे जोड़ दिया गया होता है। और मैश टोपोलॉजी में, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी इस तरीके की होती है। स्टार टोपोलॉजी में जैसे आपका स्टार बनता है, ये इस तरीके से। तो अलग अलग टोपोलॉजी के अलग अलग क्या है, सॉरी, ये मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार करने के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है, अब रीजनिंग आ गई है। देखो थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है इनमें क्योंकि लंबे हैं, ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, और आप ऐसे तैयार करिएगा। मैं आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहता हूं कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वही आएंगे, इस गलतफहमी में मत रहना कभी भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में ये चीजें दी हैं, इनको कवर करके रखें, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं, हर चैप्टर की तैयारी से अपने आप को ऐसे डेवलप कर लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आएगा इस चैप्टर से तो मैं कर लूंगा, इसके लिए ये प्रैक्टिस सेट होते हैं। इसमें बिल्कुल भी आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो हम ऑनलाइन ये यूट्यूब पर डाल रहे हैं इसी को पढ़ करके हो जाएगा। देखो किताबें पढ़िए, अच्छे तरीके से अपना सिलेबस पूरा करिए, और आपके दिमाग में पढ़ाई करते समय ये जरूर होना चाहिए कि अगर इससे ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं वो प्रैक्टिस से आपके दिमाग में हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए आप क्या इन सारी चीजों को करते रहें, ठीक है। तो कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं
उनमें से किसी से भी पूछ सकता है। अब एग्जैक्टली जो मैंने पूछा है वही पूछे, जरूरी नहीं है। पश्चिमी घाट की जगह क्या पूछ दे, वो हो सकता है कि हिमालय पूछ दे, है ना, मैंने पश्चिमी घाट से बनाया है, या अरावली पूछ दे। पर्वत श्रृंखलाओं से पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस तरीके से देखो, तैयारी करने का मतलब कभी भी श्योर शॉर्ट नहीं होता है। मैं भी अंतर्यामी नहीं हूं, समझ गया ना, और भी जो पढ़ा रहे हैं वो कोई अंतर्यामी नहीं है, ठीक है। हाँ, गैस हम इस आधार पर कर सकते हैं कि हाँ ये चीज इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है तो ये आ सकती है, ये गैस करने का तरीका होता है हर किसी का, जो भी आपका गैस पेपर बनाता है या पेपर का आपका जो मॉडल पेपर आपको देता है, कोई भी हो। लेकिन जो मैं तरीका अपनाए हुए, ये तरीका आपसे पूछा जाने का तरीका है जिसमें आप फंस रहे हो, 4, 5, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर आपके गलत हो जा रहे हैं, वो ना हो। पेपर को देख करके घबराने की बजाय पेपर में जाकर के अपने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको सही तरीके से पढ़ करके अपने ज्ञान को यूटिलाइज करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको आता है और उससे प्रेजेंट करने का आपको अभ्यास है तो आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आता है लेकिन प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, फिर बोलते हो कि 2 नंबर से रुक गया है या अपनी वजह से गलत हो गए। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हम इन सारी चीजों को, प्रैक्टिस को, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। प्रैक्टिस को कभी हल्के में मत लो। वही चीज एक्चुअल में अपना जो सेल्फ मतलब अपना आत्मा आकलन करने का तरीका है वो प्रैक्टिस ही है। इसीलिए हम ये सेट लेकर के आपके लिए आते हैं और इसमें आपके लिए कोशिश करते हैं कि वो सारी चीजें बने। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर रोज एक 100 नंबर का बना दो। देखो, जब आप बनाने बैठोगे ना पेपर को, तब आपको पता चलेगा कि जिस तरीके के पैटर्न में मैं पेपर बना करके ला रहा हूं, इस तरीके के पैटर्न में पेपर बनाने के लिए अगर आप 4 घंटे बैठोगे तब एक पेपर तैयार होता है। 40 नंबर का ये जो पेपर बना है, इसके पीछे 4 घंटे की मेहनत होती है। अलग अलग जगहों से पॉइंट लेने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है उनके बारे में, उनको वेरीफाई करना पड़ता है ये सही है या नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी उठा करके बना करके दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले उसको रब बनाना पड़ता है, फिर उसकी टाइपिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के पेपर बनता है। बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको सही लग रहा है तो एप्रिसिएट कीजिए। हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि हम आपके लिए और ज्यादा बेहतर करें, बेहतर बनकर के आए और बेहतर बना करके लाएं। क्योंकि देखो, करने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग YouTube पे बहुत लेट से आए हैं, क्योंकि 2023 से हम YouTube पर आए हैं। उससे पहले जो लोग आपके YouTube पर पहले से थे कोरोना काल में, जिन लोगों के पास आपका कोरोना के समय भी YouTube चैनल था, उन लोगों ने आपके जो भी मटेरियल डाला वो चल गया, वो अच्छे उसमें पहुंच गए। हम लोगों की रीच साधारण जो आपके बच्चे हैं उन तक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम YouTube के लिए टीचर बने हैं। जैसे आज 100 में से 80 टीचर YouTube के लिए बने। हम YouTube के लिए टीचर नहीं है भाई, हम तो 12-13 साल से लगातार इसी फील्ड में हैं और हजारों बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं होती है जिसमें हमारे बच्चों का नाम नहीं होता है, कोई भी ऐसी नहीं। उससे पहले अपने लिए 3-4 साल अपने लिए मेहनत करी हुई है, तो उसका अनुभव भी है। पेपरों को कैसे निकाला जाता है, कैसे मेहनत करी जाती है, क्योंकि जो आप खुद अब इस चीज के लिए संघर्ष किए रहता है उसके पास थोड़ा बेहतर अनुभव होते हैं। और जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके लिए काफी अनुभव की जरूरत होती है, काफी बैठ के बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल यूट्यूब के लिए ही काम कर रहे हैं। क्लासें होती हैं, उनके बीच से शेड्यूल से समय निकाल करके ये सारी चीजें करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब आ गए हैं तो इसमें ढंग से काम करें। इसीलिए इसको बेहतर बनाने का प्रयास करें कि जितना हो सके हम बेहतर स्टडी मटेरियल या बेहतर प्रैक्टिस सेट, जो भी चीज हो यूट्यूब के माध्यम से जो हम दिला सकते हैं उन्हें हम दें। तो इसी के लिए हमारे प्रयास रहते हैं। तो अगर आप हमें अप्रिसिएट करोगे, हमारा उत्साहवर्धन करोगे, आपने शेयर कर दिया, हमारे लिंक वगैरह जैसे पेपर है भेज दिया किसी को, तो इससे हमारा जो बेस है वो बढ़ेगा, हमारे जो आपके लोगों तक पहुंच है, रीच है, वो बढ़ेगी। तो उससे हमें भी काम करने में मजा आता है, क्योंकि काम के परिणाम अगर सुखद होते हैं तो काम करने में हमेशा मजा आता है। अगर परिणाम बहुत अच्छे नहीं हो, निराशापूर्ण हो कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप 1-2 सेकंड का अगर आप एक कमेंट्स लिखने में भी आपको आलस आ रहा है या छोड़ कौन लगे रहे, समझ गए ना, हमारा तो मतलब निकल गया, या फिर इस तरीके की अगर आप सोच रखते हैं, तो फिर इसमें यह होता है कि जो आपके लिए काम कर रहा है उसका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। तो अप्रिसिएट करें, हम आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हो सकता है उतना बेहतर करेंगे। तो ये रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें कुछ संक्रियाएं दी गई हैं। तो अब इसमें भिन्न होने का वो तो आपको दिख नहीं रहा है कोई बहुत बड़ा आधार,
तो इसको दो दो उसमें डिवाइड कर लो। देखो ये दो दो संख्याओं के पेयर में डिवाइड कर लो और इन पेयरों को आपस में घटा लो। 43 में से 26 गया तो ये 4 3 17, 48 में से 67 में से 48 गया 19, 62 में से 63 गया 19, 84 में से 65 गया 19। तो इन तीनों में 19 19 का डिफरेंस है पेयरों में, इसमें 17 का है, तो इसका मतलब ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये देखो ये 6 है, यहां से शुरू होगा क्लॉकवाइज। ये जो रेखा है ये क्लॉक है, ये हम इससे पीछे नहीं जा सकते, आगे को बढ़ना है। ये 6 है, ये 24 है, ये 60 है, ये 120 है। अगर हम गुणा करें या इनके डिफरेंस से देखें तो हमें कोई आपका बहुत बड़ा वो नहीं आता। देखो 6 चौको 24, फिर 24 ढाम हो जाता है 26, फिर इसका दूना हो जाता है, तो सीरीज नहीं बन रही है। सीरीज बनेगी ऐसे, देखो ये है 2 का क्यूब -2, यानी कि 8 - 2 बराबर 6 है। अब अगला देखो 3 का क्यूब -3, 27 -3 करोगे तो यह आएगा आपका 24। अगला देखो 4 का क्यूब -4, तो 64 में से अगर आप क्या घटाओगे, 4 घटाओगे तो यह आएगा कितना, 60। अगला वाला 5 का क्यूब -5 है। अगला वाला देखो 6 का क्यूब -6 है। अगला वाला 7 का क्यूब -7 होगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, -7 करेंगे तो यह आ जाएगा 336। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला 336। अगला, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है। मेरे माताजी के पौत्र, यानी कि मेरी माता के पौत्र कौन होंगे, मेरी माता का पुत्र मैं हो गया, मेरा बेटा क्या होगा, उनका पौत्र होगा। फिर क्या कहा, पौत्र की पत्नी है, यानी कि मेरी क्या है, बहू। समझ रहे हो, बेटे की पत्नी क्या होगी, बहू होगी। तो पूछ रहा है कि अरुण का लड़की के साथ से संबंध। एक चीज हमेशा इसमें संबंध में ध्यान रखिए, जिसका पूछेगा वही बताना। अरुण क्या है पूछेगा, अगर ये पूछता उस लड़की का अरुण के साथ क्या संबंध है तो आप लिखते बहू। अगर अरुण का लड़की के साथ पूछा है तो वो क्या होगा, ससुर। जिसका पूछा जा रहा है उसी का लिखोगे, क्योंकि संबंध दो तरफा होते हैं। आपका कोई संबंधी किसी रिश्ते में कुछ लग रहा है तो उसके भी कुछ लगोगे आप, और इसमें वो फंसाता है। इसीलिए जिसका पूछा जा रहा है मेरा उससे क्या संबंध है तो मैं क्या लगता हूं ये बताओगे, बी का उसके साथ क्या संबंध है तो बी क्या लगता है वो बताओगे। ये हमेशा रक्त संबंधों में ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस समय अमन और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अमन की आयु 26 वर्ष होगी, उस समय दीपक की आयु क्या होगी। देखो मान लेते हैं, माना अमन की आयु बराबर 4x और दीपक की आयु बराबर 3x। ठीक है, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद अमन की आयु 26 वर्ष होगी। अभी कितनी है अमन की, 4x है, प्लस 6 वर्ष जोड़ लेते हैं, कितनी हो जाएगी 26। 4x यहां प्लस का निशान है तो इसे यहां ले जाएंगे, 6 घट जाएगा 26 में से 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो उस समय दीपक की आयु क्या होगी, दीपक की आयु क्या रहेगी होगी 6 वर्ष पहले, तो सीधी सी बात है वो 3x है, तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई 5, तो दीपक की आयु होगी 15 वर्ष। कितनी रही होगी, दीपक की आयु रही होगी उस समय 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर ये होगा। ये एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें दिया हुआ है 198, फिर कितने का डिफरेंस है 4 का, फिर कितने का है 9 का, फिर कितने का है 16 का, फिर कितने का होना चाहिए। देखो श्रृंखला बन गई, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 27 में 25 जोड़ दोगे तो 252। इसका सही आंसर होना चाहिए ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में जून को PQRS लिखा जाता है और अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GUEST को क्या लिखा जाएगा। क्या इनमें सब मिल रहे हैं, GUEST, GUST,
ये मिल गए, ई यहां से मिल गया, ठीक है, इसी में से मिल जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, जी का क्या है यहां पर देखो, जी का क्या है, जी कितने, 1 2 3 नंबर पर है, तो जी का क्या हो गया एफ। यू का क्या है 1 2 3 क्यू, ई का क्या है एस, और एस का क्या है एम, और क्या है टी का क्या है अगस्त, टी का एन। तो ये होगा एफ क्यू एस एम एन, एफ क्यू एस एम एन, ये वाला सही होगा, उसी में छिपे हैं उसके कोड। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर चलकर शंकर बाई ओर मुड़ा, पहले पूरा पढ़ लीजिए, मुड़ा और 6 मीटर की दूरी तय की और दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना। जब आपका दिशा में चलने वाला होता है ना, तो उल्टा मत चलाया करो, कहीं को भी चलाओ। देखो मैं बता रहा हूं, शंकर 10 मीटर चला, मैंने शंकर को चला दिया है यहां की ओर, ठीक, शंकर 10 मीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, बायां मतलब उसका ये लेफ्ट हैंड है, यहां की ओर मोड़ लो, कितना चला 6 मीटर। अब ये तीर ऐसे हो गया, उसका मुंह उधर की ओर है, अब दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 20 मीटर। अब वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा दक्षिण है। तो आप अपनी कॉपी में इस तीर को देखो, हमेशा आपकी कॉपी में दक्षिण ये होगा, उत्तर ये होगा, पूर्व ये होगा और पश्चिम ये होगा। अब इस तीर को जो पश्चिम की ओर है, इसे घुमा करके कॉपी को क्या कर लेना, इस तीर को दक्षिण ले आना। तो पहली वाली जो तीर है उसकी डायरेक्शन जो होगी वहीं ओर चलना शुरू किया। देखो इस तीर और इस तीर का डायरेक्शन सेम है, तो वो दक्षिण की ओर ही चलना शुरू किया था। जब उसने चलना शुरू किया था तो दक्षिण की ओर, इसीलिए उल्टा मत चलाएगा, लेफ्ट की जगह कहीं राइट हो गया तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। दिशा 4 ही होती है, एक ना एक ऑप्शन आपको गलत में भी मिल ही जाएगा। इसीलिए हमेशा कॉपी पर बना लीजिए, कॉपी को जो लास्ट वाला तीर है जिस दिशा में पूछा है उस तीर को वहां ले जाइए। मैं इसको अगर क्या मान लो इधर की ओर भी चलाए रहता तब भी यही आता, ऐसे ये चला, फिर बाएं मुड़ा 6 ऐसे चला, फिर दाएं मुड़ा ऐसे चला, ठीक है। अब इस तीर को घुमा करके मैं दक्षिण लाऊंगा तो ये तीर भी उसी की तरफ है, देखो ये दक्षिण की तरफ ही आएगा, कहीं भी कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 235 बराबर 38, 452 बराबर 45 और 345 बराबर क्या होगा। 3 चौक 5 तियां 15 दूना 30, 4 पंजे 20 दूना 40 प्लस 5 प्लस 8 नहीं हो रहा है, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25, 9 4 13 5 38, ये तो बन गया। 4 चक्को 16 प्लस 5 पच्चे 25 प्लस 2 दूना 4, 16 4 20 45 बन गया, यही श्रृंखला होगी। 3 या 9 प्लस 4 पंजे 20, 4 चक्को 16 सॉरी, और प्लस 25 कितना हो गया ये 16 दूना 16 और 9 25 दूना 50, तो इसका सही आंसर होगा 50। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखो ये 4 चीजें दे रखी हैं, तो कैसे ये शुरू होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा इनमें से, अपराध, अपराध के बाद क्या आएगा, पुलिस आएगी, पुलिस कहां पेश करेगी, न्यायालय में, न्यायालय क्या देगा, निर्णय, निर्णय में क्या मिलेगा, दंड। तो कहां से शुरू हुआ, 3 से शुरू हुआ, 1 में गया, 1 से कहां आया 4 में, 4 के बाद 5 में गया, 5 से 2, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, बी विकल्प सही हो जाएगा। अब इसमें कौन सा एक 3 अन्य 3 से भिन्न है, परामर्श, आदेश और निर्देश, शिक्षण। ये तीनों जो ऊपर से आए हैं, परामर्श, आदेश और निर्देश, ये एक तरीके से किसी चीज को पालन कराए जाने के लिए दिए जाने वाली आपके संक्रियाएं हैं। शिक्षण इसमें से एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें से डी इसका सही आंसर होगा। ये 40 आपके क्वेश्चन है। हम अगला जो आपका वीडियो लाएंगे वो भी इसी पर लाएंगे, लेकिन आप लोग हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये शेयर करके हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हो सकता है तो इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को समझ में आ सके कि ये पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। धन्यवाद।